गुड मॉर्निंग क्लास 10th। माई सेल्फ डॉक्टर रेनू। वेलकम टू माई क्लास। बच्चों, अभी तक हम लोगों ने कौन सा चैप्टर हम लोगों ने कंटिन्यू किया हुआ है? वो है चैप्टर सेकेंड, सिविक्स, फेडरलिज्म। प्रीवियस वीडियो में भी हम लोगों ने इसके बहुत सारे टॉपिक्स पर डिस्कशन किया था और मेनली जो दो टॉपिक्स थे उन पे आई होप कि आपका डाउट्स जो है क्लियर हो गया होगा। वो दो टॉपिक थे, how federalism is practiced in India and what makes India a federal country. What makes India a federal country? It means कि कौन कौन से ऐसे फीचर्स हैं जो इंडिया को एक फेडरल कंट्री बनाते हैं। तो मैंने आपको बहुत सारे फीचर्स बताए थे। पहला बताया था कि हम लोग ने फेडरलिज्म को अपने कॉन्स्टिट्यूशन में डिक्लेयर नहीं किया है, लेकिन हम लोग फेडरलिज्म के प्रिंसिपल को हम लोग फॉलो करते हैं। इसके साथ ही साथ 3 टियर्स ऑफ गवर्नमेंट होने चाहिए, सेंट्रल, स्टेट एंड लोकल, और ईच टियर ऑफ गवर्नमेंट हैज़ इट्स ओन ज्यूरिसडिक्शन स्पेशली इन कॉन्स्टिट्यूशन। जैसे कि हर एक लेवल की जो गवर्नमेंट है उसका एक अपना दायरा होता है और कॉन्स्टिट्यूशंस के रिलेशन में है वो स्टेट लिस्ट और सेंट्रल लिस्ट, स्टेट लिस्ट एंड कॉन्करेंट लिस्ट। सेंट्रल लिस्ट में मैंने बताया कि 97 सब्जेक्ट हैं जिन पर कि केवल सेंट्रल गवर्नमेंट रूल्स बना सकती है। स्टेट लिस्ट में मैंने बताया था कि 66 सब्जेक्ट हैं जिन पे कि केवल स्टेट गवर्नमेंट ही लॉज बना सकती है। इसके अलावा कॉन्करेंट लिस्ट में 47 सब्जेक्ट हैं जिसपे कि स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट दोनों ही रूल्स को बना सकते हैं, लेकिन अगर कभी डिस्प्यूट हो किसी टॉपिक को लेकर के तो सेंट्रल गवर्नमेंट का जो रूल्स होगा वो अवेलेबल होगा, उसको लागू किया जाएगा। इसके अलावा बाकी बचे हुए जो सब्जेक्ट है वो रेसिडुअरी लिस्ट में आते हैं जो कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के बनने के बाद अस्तित्व में आए हैं। तो इस तरीके से ये लिस्ट हो गई। इसके बाद नेक्स्ट जो फीचर है वो है कि जम्मू कश्मीर के हमारे जो इंडिया का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन का एग्जाम्पल है, जिसमें कि स्टेट्स को कुछ अनइक्वल पावर दी गई है और ये सेंटर के ऊपर डिपेंड करता है कि वो किसको पावर दे ज़्यादा, किसको कम दे। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल मैंने बताया था आपको कि जम्मू कश्मीर का कॉन्स्टिट्यूशन जो कि अब पूरी तरीके से उसको चेंज कर दिया गया है, पूरा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जम्मू कश्मीर के ऊपर लागू हो रहा है। इसके बाद यूनियन टेरिटरीज भी एक फीचर है जो कि उसको फेडरल कंट्री बनाते हैं। यूनियन टेरिटरीज में जो कि ना कि पावर जो स्टेट के समान नहीं होती है और ना ही सेंट्रल के समान वो शक्तिशाली होते हैं, इसलिए उनको रन करने की पावर केवल सेंट्रल गवर्नमेंट के पास होती है। और इसके अलावा जो ज्यूरिसडिक्शन है, जो न्यायपालिका है, उसके पास एक स्पेशल पावर होती है। तो ये सारे पॉइंट्स होते हैं वो ये डिक्लेयर करते हैं कि हाँ कि कंट्री हमारा जो भारत है वो फेडरलिज्म कैसे है, व्हाट मेक्स इंडिया अ फेडरल कंट्री, क्या चीज़ें हैं जो इंडिया को एक फेडरल कंट्री बनाती हैं। और नेक्स्ट टॉपिक था हमारा हाउ फेडरलिज्म इज प्रैक्टिस इन इंडिया, किस तरीके से इंडिया में प्रैक्टिस की जाती है, किस तरीके से संघवाद को हम सफलतापूर्वक चला रहे हैं। तो इसमें मैंने आपको बताए थे 3 पिलर्स हैं। पहला है लिंग्विस्टिक स्टेट, दूसरा है लैंग्वेज पॉलिसी, थर्ड है सेंट्रल स्टेट रिलेशन। लिंग्विस्टिक स्टेट की मतलब कि भाषा के आधार पर राज्यों को अलग करना। सेकेंड था लैंग्वेज पॉलिसी। लैंग्वेज पॉलिसी मीन्स भाषा की नीति। तो हमारे यहाँ कोई भी नेशनल लैंग्वेज नहीं है, हिंदी को एक ऑफिशियल लैंग्वेज का दर्जा दिया गया है। ऑफिशियल लैंग्वेज मीन्स कि सरकार के जितने गवर्नमेंट के जितने भी कामकाज होंगे वो उसी लैंग्वेज में होंगे। इसके अलावा 21 अदर लैंग्वेज को भी ऑफिशियल लैंग्वेज का दर्जा दिया गया है। इट मीन्स कि अगर आप सेंट्रल, इसको हम इस एग्जांपल से समझ सकते हैं कि अगर आप सेंट्रल स्टेट के कोई भी एग्ज़ाम देते हैं तो आप 21 भाषाओं में से किसी एक भाषा में आप एग्ज़ाम को दे सकते हैं और आपको आंसर लिखने की परमिशन होगी। तो इस तरीके से 22 लैंग्वेजेस हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में और कोई भी नेशनल लैंग्वेज नहीं है। और इसके बाद है सेंट्रल, थर्ड पॉइंट था सेंट्रल स्टेट रिलेशनशिप, केंद्र और राज्यों के बीच संबंध कैसे हैं, इसके ऊपर भी ये डिपेंड करता है कि किस तरीके से फेडरलिज्म को इंडिया में सक्सेसफुली चलाया जा रहा है। केंद्र और राज्य के संबंध भी एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है। तो मैंने ये बताया था कि बहुत लंबे समय तक कांग्रेस पार्टी का वर्चस्व बना रहा क्योंकि तब तक कोई रीजनल पार्टी नहीं थी। धीरे धीरे उनकी नीतियों से उब करके लोगों रीजनल पार्टी अस्तित्व में आने लगी। फिर पहले जिस चीज़ को प्रेफरेंस नहीं दिया जाता था और जब एक मेजॉरिटी पार्टी को वोट नहीं मिला तो फिर उसको कई पार्टियों की तरफ या रीजनल पार्टियों की तरफ देखना पड़ता था। तो इस तरीके से कोएलिशन गवर्नमेंट का कॉन्सेप्ट क्रिएट हुआ। तो हम ये देखते हैं कि किस तरीके से ये दोनों
पॉइंट्स जो हैं ये एक दूसरे इंटर रिलेटेड है, और आई होप कि आपको ये अब डिफरेंस समझ में आ गया होगा कि हाउ फेडरलिज्म इन प्रैक्टिस इन इंडिया कैसे ही है और व्हाट मेक्स इंडिया फेडरल कंट्री, क्योंकि अक्सर बच्चों को इसमें कंफ्यूजन होता है। और अगर एग्जाम में क्वेश्चन आएगा तो आप इन पॉइंट्स को अगर लर्न करे रहेंगे तो इजीली आप उसका आंसर लिख सकते हैं। अब बच्चों हमारा न्यू टॉपिक है, न्यू एंड लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर का, डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ इंडिया। डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ इंडिया या भारत में विकेंद्रीकरण, सत्ता का या पावर का विकेंद्रीकरण। सेंट्रलाइज मतलब होता है कि सारी जो पावर्स हैं वो एक सेंटर में ही निहित रहती हैं, और डिसेंट्रलाइज मतलब कि जब हम सेंटर से पावर लेकर के उसको डाइल्यूट कर देते हैं तो उसको कहते हैं डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ इंडिया। तो व्हेन पावर इज टेकन अवे फ्रॉम सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट and given to local government, it is called decentralization। जब शक्ति को लेकर के राज्य सरकार और केंद्र की सरकार से पावर्स को लेकर के लोकल गवर्नमेंट या स्थानीय सरकार को दे दिया जाता है तो वो कहलाता है डिसेंट्रलाइजेशन या विकेंद्रीकरण। मैंने आपको पहले भी एग्जाम्पल के द्वारा समझाया था कि सपोज कीजिए कि हम आपके स्कूल की जो प्रिंसिपल मैम है वो अकेले सारा काम नहीं कर सकती हैं, इसलिए उन्होंने अलग अलग लोगों को अलग अलग काम सौंप दिए हैं। तो इस तरीके से ये शक्तियों का ही एक तरीके से बंटवारा है ताकि क्या हो सके, इससे कि देश अच्छी तरीके से रन कर सके, स्कूल अच्छी तरीके से चल सके, तो इसलिए शक्तियों को बांट दिया जाता है। तो अब हमें यहाँ पे क्वेश्चन उठता है कि ये डिसेंट्रलाइजेशन की हमें जरूरत क्यों पड़ी, क्योंकि ऐसे बहुत सारे लोकल स्थानीय स्तर पर भी बहुत सारे इशू होते हैं। क्योंकि अगर स्टेट गवर्नमेंट के अपने इश्यूज होते हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट के भी इश्यूज होते हैं, तो स्थानीय रूप से भी लोगों के बहुत सारे इश्यूज होते हैं, उनको सॉल्व करने के लिए ही डिसेंट्रलाइजेशन की जरूरत पड़ी। क्योंकि उन सब प्रॉब्लम्स को जो लोकल स्थानीय प्रॉब्लम है वो उनको लोकल लोग ही अच्छी तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, उसको स्थानीय स्तर पर भी अच्छे से सुलझाया जा सकता है। क्योंकि बेस्ट नॉलेज ऑफ लोकल एरिया एंड प्रॉब्लम्स, क्योंकि जो वहाँ के स्थानीय निवासी हैं उनको अपने एरिया के बारे में अच्छी नॉलेज होगी और अपने वहाँ की प्रॉब्लम्स के बारे में अच्छी नॉलेज होगी। तो कौन कौन से स्टेप्स उठाए गए, मेजर स्टेप्स टेकन टुवर्ड डिसेंट्रलाइजेशन इन 1992। तो अब यहाँ पर क्या हुआ, इसी पर्सपेक्टिव को ध्यान में रखते इसको हम एक और एग्जांपल से आपको समझा सकते हैं। सपोज कीजिए कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने स्टेट गवर्नमेंट और लोकल गवर्नमेंट को क्या कहा कि ऑर्डर दिया कि आप जिन राज्यों में पानी की कमी है वहाँ पर डैम बनाइए। तो इसके लिए सेंट्रल गवर्नमेंट को ऑर्डर दिया। तो सेंट्रल गवर्नमेंट के जो ऑफिसर्स थे वो आए, उन्होंने सर्वे किया और वहाँ पे जहाँ पे डैम बनना था उसको बना दिया। अब अगर यही चीज़ सेंट्रल गवर्नमेंट लोकल गवर्नमेंट को बोलती कि आप डैम बना लीजिए तो ज़्यादा बेनिफिशियल होता, क्योंकि हो सकता है कि लोकल गवर्नमेंट या लोकल लेवल के जो ऑफिसर हैं उनको सब पता होता है कि हमारे यहाँ किस चीज़ की प्रॉब्लम है, किस चीज़ की नहीं प्रॉब्लम है। हो सकता है कि उस एरिया में पानी की कमी होती ही ना हो, और लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट का ऑर्डर आ गया है तो सारे देश में लागू होना है। तो इसलिए लोकल लेवल पर अगर गवर्नमेंट ऑर्डर देती तो लोकल ऑफिसर्स इस बात को जान जाते और वो सर्वे करते। हो सकता है वो डैम ना बनाकर रोड्स को बनाते अगर उनको रोड्स की ज़रूरत होती, क्योंकि वहाँ पे पानी की कमी तो है नहीं, लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट का ऑर्डर आ गया तो उसको फॉलो करना है। तो इसलिए लोकल गवर्नमेंट के द्वारा अगर किसी चीज़ को सॉल्व कराया जाता है तो वो ज़्यादा बेटर होता है। इसी पर्सपेक्टिव को ध्यान में रखते हुए डिसेंट्रलाइजेशन की डिमांड उठी। अब डिमांड उठी तो ऐसा नहीं है कि स्टेट्स को पहले से स्टेट्स के ऊपर बहुत रिस्ट्रिक्शंस लगाए गए थे और स्टेट को जितने भी स्टेट्स थे उनको पावर नहीं दी गई थी, ऐसा नहीं है। लेकिन कॉन्स्टिट्यूशनली गारंटेड ना होने के कारण हमारे संविधान में लोकल लेवल की गवर्नमेंट का उल्लेख नहीं है। संविधान कॉन्स्टिट्यूशन में केवल 2 टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट को एक्सप्रेस किया गया है, पहला सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट। तो कॉन्स्टिट्यूशनली गारंटेड ना होने के कारण क्या वो लोकल लेवल गवर्नमेंट जो थी वो इफेक्टिव नहीं थी। तो इसलिए 1992 में कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट करके कुछ मेजर स्टेप्स उठाए गए। तो वो क्या स्टेप्स थे? It was made constitutional mandatory to hold elections
रेगुलरली। तो ये कॉन्स्टिट्यूशनली या संवैधानिक रूप से ये निश्चित कर दिया गया, जरूरी कर दिया गया कि लोकल लेवल पर जो इलेक्शंस होते हैं वो रेगुलर होने चाहिए। पहले ऐसा होता था कि इलेक्शंस की घोषणा कर दी गई और फिर इलेक्शन 4 साल में 5 साल में जब मन चाहा तब हो रहा है, कोई रेगुलर नहीं होता था। लेकिन हमारे 1992 के कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के थ्रू ये डिसाइड कर दिया कि अब लोकल लेवल पर जो इलेक्शंस है वो रेगुलर होंगे। सेकेंड पॉइंट है सीट्स आर रिजर्व फॉर SC, ST एंड OBC। सेकेंड पॉइंट था कि जो सीट्स थी हमारे देश में वो क्या कर दी गई, SC, ST एंड बैकवर्ड क्लास के लिए रिजर्व कर दी गई। इससे क्या हुआ कि इससे जो मार्जिनलाइज ग्रुप है उनका रिप्रेजेंटेशन बढ़ेगा। अब बच्चों आप ये सोचते होंगे कि मार्जिनलाइज ग्रुप क्या है। मार्जिनलाइज ग्रुप उन ग्रुप्स को बोलते हैं, उन लोगों को बोलते हैं जिनको कि बहुत समय तक सुविधाओं से वंचित हैं या उनके बहुत ज़्यादा पढ़ाई करके वो तरक्की नहीं किया है जिन्होंने, या बहुत समय तक उनको सप्रेस करके रखा गया है, तो मार्जिनाइज ग्रुप कहलाते हैं। उसमें 3 ग्रुप्स हैं, ST शेड्यूल्ड ट्राइब जैसे कि आदिवासी हैं, SC शेड्यूल्ड कास्ट एंड OBC मीन्स अदर बैकवर्ड कास्ट। ये तीनों ग्रुप्स आते हैं मार्जिनाइज ग्रुप में। थर्ड पॉइंट था एटलीस्ट 1/3 ऑफ ऑल पोजीशन आर रिजर्व फॉर वुमेन। अब क्या हुआ कि गवर्नमेंट की जितनी भी गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस के साथ कॉन्स्टिट्यूशन में भी वुमेन्स के लिए सीट रिजर्व कर दी गई। मान सपोज कीजिए पूरे इंडिया में 300 सीट्स हैं महिलाओं के लिए, तो जो भी पंचायती इलेक्शन है, पंचायती चुनाव है, उसको पूरी महिला सीट घोषित कर दिया गया, वुमेन सीट। ये एक बहुत बड़ा स्टेप था। आप देखते हो कि सरपंच का जो चुनाव होता है वो महिला के लिए ही होता है, महिला सीट ही होती है। तो ये एक बहुत बड़ा मेजर स्टेप था चेंज लाने के लिए। फोर्थ पॉइंट है एन इंडिपेंडेंट स्टेट इलेक्शन कमीशन हैज क्रिएटेड इन ईच स्टेट टू कंडक्ट पंचायत एंड म्युनिसिपल इलेक्शंस। अब फोर्थ पॉइंट ये था कि एक बॉडी को इस्टेब्लिश किया गया जो कि रेगुलर और ट्रांसपेरेंट वे में इलेक्शन को कंडक्ट कर सके, सही ढंग से और निष्पक्ष न्याय कर सके। वो बॉडी थी स्टेट इलेक्शन कमीशन। और ये इसलिए क्रिएट की गई कि ताकि हर राज्य में जो पंचायत चुनाव है और शहरों में जो म्युनिसिपल के इलेक्शन है, नगर निगम के चुनाव है, वो सही ढंग से और निष्पक्ष ढंग से हो सके। फिफ्थ स्टेप है स्टेट गवर्नमेंट आर रिक्वायर्ड टू शेयर सम पावर्स एंड रेवेन्यू विद लोकल गवर्नमेंट बॉडीज। अब ये जो 1992 का अमेंडमेंट था उसमें इसमें ये मैंडेटरी कर दिया गया कि जो स्टेट गवर्नमेंट है उसके लिए जरूरी हो जाएगा कि वो अपनी कुछ पावर्स के साथ साथ जो टैक्सेस हैं जो उसको मिलते हैं उसको वो लोकल गवर्नमेंट के साथ शेयर करें। तो ये 5 पॉइंट जो थे ये मेजर स्टेप्स थे जो लिए गए और जिनके थ्रू कुछ बॉडीज को एम्पावर किया गया। ये इसलिए लिए गए ताकि जो कुछ बॉडीज हैं लोकल लेवल पर उनको एम्पावर किया जाए और देश को अच्छे से चलाया जा सके। तो मैंने आपको अभी बताया कि डिसेंट्रलाइजेशन क्या होता है और कौन कौन से स्टेप्स लिए गए, ये सारा आपको आई होप क्लियर हो गया होगा। तो बच्चों इफ यू वांट टू स्क्रीनशॉट प्लीज टेक इट। सो लेट्स कंटिन्यू द टॉपिक बच्चों। अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपको डिस्क्राइब किया था कि क्या दोनों पॉइंट के बीच में डिफरेंस बताया था कि व्हाट मेक्स इंडिया अ फेडरल कंट्री या हाउ फेडरलिज्म इज प्रैक्टिस इन इंडिया। उसके बाद मैंने आपको समझाया था एक दूसरा पॉइंट डिसेंट्रलाइजेशन इन इंडिया या विकेंद्रीकरण, शक्ति का विकेंद्रीकरण क्या होता है और कौन कौन से ये मेजर स्टेप्स लिए गए थे जिनके द्वारा हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट करके चेंजेस लाया गया था। उसमें मैंने 5 स्टेप्स आपको बताए थे कि वुमेन्स के लिए सीट रिजर्व कर दी गई है गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस के साथ ही साथ कॉन्स्टिट्यूशन में भी। इसके अलावा जो लोकल लेवल पर जो इलेक्शंस थे उनको रेगुलर कर दिया गया और इसके साथ ही साथ मार्जिनाइज्ड ग्रुप के लिए भी सीट रिजर्व कर दी गई है। और भी 2-3 पॉइंट्स मैंने आपको और भी डिस्क्राइब किए थे और लास्ट में ये बताया था कि ये जो कॉन्स्टिट्यूशन में 1992 में अमेंडमेंट किया गया था वो किस लिए किया गया था, ताकि कुछ और बॉडीज़ हैं उनको एम्पावर किया जा सके, उनको एम्पावर
बनाया जा सके, जिससे कि हमारा देश जो है सुचारू रूप से चल सके। तो वो बॉडी है रूरल लोकल बॉडी और अर्बन लोकल गवर्नमेंट। रूरल लोकल गवर्नमेंट एंड अर्बन लोकल गवर्नमेंट। रूरल लोकल गवर्नमेंट या लोकल स्थानीय सरकार, तो उसको रूरल लोकल गवर्नमेंट को पंचायती राज भी बोला जाता है। पंचायती राज की शुरुआत हुई थी 1969 में। नागौर जिले में सबसे पहला भारत का 1953 में भारत का सबसे पहला पंचायती राज इस्टेब्लिश किया गया। तो पंचायती राज की, और अब हम पढ़ेंगे, अब इसके आगे हम पढ़ेंगे रूरल लोकल गवर्नमेंट के बारे में और अर्बन लोकल गवर्नमेंट के बारे में। पहले हम पढ़ेंगे सबसे पहले रूरल लोकल गवर्नमेंट के बारे में या ग्रामीण स्थानीय शासन के बारे में। तो हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन का 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट किया गया, 73rd जो अमेंडमेंट किया गया उसके थ्रू पंचायती राज का अस्तित्व आया है। उसमें सबसे पहले आता है ग्राम पंचायत। ग्राम पंचायत क्या होती है? विलेज और ग्रुप ऑफ विलेजेस। एक गांव या कई बहुत सारे गांवों का एक समूह होता है, जब मिलता है तो वो कहलाता है ग्राम पंचायत, जिसमें कि जो मेंबर्स होते हैं, गांव के निवासी जो होते हैं, वो डायरेक्टली पार्टिसिपेट करते हैं। किस लिए पार्टिसिपेट करते हैं? वो इलेक्ट करने के लिए। जो मेंबर्स है ग्राम पंचायत के, वो किसके द्वारा चुने जाते हैं? गांव के एडल्ट पॉपुलेशन के द्वारा। गांव की एडल्ट पॉपुलेशन कहलाती है ग्राम सभा। गांव के जितने भी वयस्क लोग होते हैं, एडल्ट पॉपुलेशन होती है, जिनको कि वोट देने का राइट होता है, उनसे बनती है ग्राम सभा। तो इट मीन्स कि ग्राम पंचायत के जो है वो ग्राम सभा के मेंबर्स के द्वारा चुनी जाती है। और ग्राम सभा का जो प्रेसिडेंट होता है वो सरपंच कहलाता है। मेन ग्राम पंचायत में 5 पर्सन होते हैं, 4 पंच होते हैं और 1 सरपंच होता है जो मुखिया होता है। तो ये सरपंच कहलाता है। अब ग्राम पंचायत के बाद बेटा आता है पंचायत समिति। पंचायत समिति ब्लॉक या मंडल। जब कुछ ग्राम पंचायत मिलकर के इकट्ठा हो जाती हैं तो वो पंचायत समिति को बनाती हैं। पंचायत समिति के जो मेंबर्स होते हैं वो किसके द्वारा चुने जाते हैं? उस एरिया के पंचायत के मेंबर्स के द्वारा ही पंचायत समिति का गठन होता है। अब इसके बाद आता है जिला परिषद। डिस्ट्रिक्ट लेवल पर, ये डिस्ट्रिक्ट लेवल पर या जिले में जितनी भी पंचायत होती हैं वो जब मिल जाती हैं, मिल करके क्या बनता है? जिला परिषद बनता है। जिला परिषद का जो पॉलिटिकल हेड ऑफ जिला परिषद, पॉलिटिकल हेड होता है, वो कहलाता है जिला परिषद चेयरपर्सन, जो कि परमानेंट हेड होता है, ये चेंज नहीं किया जाता है। और इसके साथ ही साथ एमपीज एंड एमएलएज। एमपीज मतलब मेंबर ऑफ पार्लियामेंट एंड एमएलएज मींस मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। तो इसके भी जो ये भी होते हैं, ये भी जिला परिषद के मेंबर होते हैं, जो कि हमारे उस क्षेत्र से चुन करके जाते हैं संसद में या राज्य विधानसभाओं में, वो भी जिला परिषद के मेंबर होते हैं। तो ये हो गया ग्राम पंचायत। ग्राम पंचायत के पंचायत समिति, ब्लॉक या मंडल, ब्लॉक पंचायत समिति के बाद जिला परिषद। जिला परिषद का चेयरपर्सन होता है जिला परिषद चेयरपर्सन। एमपीज और एमएलए भी इसके मेंबर होते हैं। और मैंने ये बताया था कि ग्राम पंचायत के मेंबर्स का चुनाव गांव के एडल्ट पर्सन के द्वारा होता है और उन एडल्ट पर्सन से मिलकर ग्राम सभा बनती है। ग्राम सभा का वर्क क्या होता है बच्चों? तो ग्राम सभा के मेनली 3 वर्क होते हैं। 3 वर्क होते हैं। सुपरवाइजर ऑफ ग्राम पंचायत, जो ग्राम सभा होती है वो ग्राम पंचायत, जितनी भी ग्राम पंचायतें होती हैं उनको वो सुपरवाइज करती है और रिव्यू करती, देखती है कि उसमें चेंज हो रहा है कि नहीं, सुधार हो रहा है कि नहीं। इसके अलावा अप्रूव्स एनुअल बजट ऑफ ग्राम पंचायत। और इसके साथ ही साथ ग्राम सभा क्या करती है? जितना भी ग्राम पंचायत का एनुअल बजट, सालाना खर्च होता है, उसको अप्रूव करती है, पास करती है और ग्राम पंचायत की परफॉर्मेंस के आधार पर उसको रिव्यू करती है, उसको आगे विवरण आगे बढ़ाती है। थर्ड है ग्राम सभा मीट एट लीस्ट ट्वाइस और थ्राइस इन अ ईयर। ग्राम सभा की जो मीटिंग्स होती है वो साल में 2 या 3 बार होती है। तो इस तरीके से आपने देखा कि ग्राम सभा जो है वो सभी ग्राम पंचायतों की सुपरवाइजर होती है, ग्राम पंचायतों के बजट को अप्रूव करती है और इसकी मीटिंग 2 या 3 बार होती है सालाना।
तो और इसके साथ ही साथ अब आप बच्चों आपको ये क्लियर हो गया होगा कि रूरल लोकल गवर्नमेंट होती क्या है। फर्स्ट थिंग ये कि 73 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के द्वारा पंचायती राज अस्तित्व में आया। इंडिया में सबसे पहले पंचायती राज का अस्तित्व 1969 में राजस्थान के नागौर जिले से स्टार्ट हुआ था। और इसके साथ ही साथ ग्राम पंचायत जो है कई गांव का समूह होता है। उसके बाद पंचायत समिति, कुछ ग्राम पंचायतें मिलकर पंचायत समिति ब्लॉक या मंडल को बनाती हैं। और इसके बाद जिले की जितनी भी पंचायतें होती हैं वो सब मिलकर के जिला परिषद को फॉर्म करती हैं। ग्राम पंचायत का जो हेड होता है वो सरपंच कहलाता है। और इसके साथ जिला परिषद का जो हेड होता है वो जिला परिषद चेयरपर्सन कहलाता है। इसके साथ ही साथ एमपीज और एमएलएज भी इसके मेंबर होते हैं। तो आई होप कि आपको रूरल लोकल गवर्नमेंट पूरा क्लियर हो गया होगा। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं अर्बन लोकल गवर्नमेंट। ये अभी आपको मैंने बताया था पंचायती राज या रूरल लोकल गवर्नमेंट हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के 73 अमेंडमेंट के थ्रू अस्तित्व में आया था। और जो अर्बन लोकल गवर्नमेंट है यह शहरी स्थानीय शासन, वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में 74 अमेंडमेंट किया गया है, उसके थ्रू एग्जिस्टेंस में आया। तो हम देखेंगे कि जो बड़े बड़े शहर होते हैं वहां पर स्थानीय प्रशासन किसके थ्रू चलता है? म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन, महानगर निगम के द्वारा। और उसका हेड कौन होता है? मेयर होता है। पॉलिटिकली मेयर होता है। वैसे तो अगर देखा जाए लीगली तो वो तो हमारा डीएम और ये सारे इसके बिग सिटीज के वो हेड होते हैं। अब टाउन्स में आ जाए, कस्बों की बात करें हम तो वहां पर किसके थ्रू स्थानीय शासन चलाया जाता है? म्यूनिसिपैलिटीज के थ्रू स्थानीय प्रशासन चलाया जाता है। और उसका हेड होता है म्यूनिसिपल चेयरपर्सन। तो बच्चों हमने यहाँ पर आपको दोनों यहाँ पर सब क्लियर कर दिया, रूरल लोकल गवर्नमेंट एंड अर्बन लोकल गवर्नमेंट। तो आई होप कि आपको बच्चों ये पूरा चैप्टर अच्छे से समझ में आया होगा। अब यहाँ पे मेरा जो चैप्टर है वो क्या हो गया? एंड हो गया है, सब खत्म होने वाला है। और बच्चों अगर आपको मेरा पढ़ाना अच्छा लगता है तो प्लीज़ आप मेरे कमेंट बॉक्स में जाकर के लाइक और सब्सक्राइब जरूर से करिए ताकि मैं अपने को इम्प्रूव कर सकूं। आप अपने कमेंट्स भी भेज सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में न्यू टॉपिक के साथ। थैंक यू।